सिविलियंस में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग चैप्टर 11 को शुरू करेंगे, जो कि भारत में व्यापार की संरचना से संबंधित होगा। छोटा सा चैप्टर है, इजी चैप्टर है, मज़ेदार चैप्टर है, ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद एक चैप्टर बचेगा बैंकिंग सेक्टर, उसके बाद हम लोग का सेक्शन 1 ख़त्म हो जाएगा। जिनको भी PDF चाहिए वो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 6206 19 32 77 और PDF से संबंधित इंक्वायरी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को। तो पहला प्रश्न है, भुगतान संतुलन से क्या अभिप्राय है? भुगतान संतुलन समस्या का समाधान हेतु प्रमुख उपायों का वर्णन करें। तो भुगतान संतुलन क्या है, इसको हम लोग समझते हैं। पहले दो चीज़ है, एक व्यापार संतुलन और दूसरा हो गया हम लोग का भुगतान संतुलन। तो व्यापार संतुलन एवं भुगतान संतुलन लगभग एक समान संकल्पना को प्रदर्शित करता है, क्योंकि व्यापार संतुलन के अंतर्गत वस्तुओं के आयात निर्यात की गणना की जाती है। ये ध्यान देना है, व्यापार संतुलन के अंतर्गत वस्तुओं के आयात निर्यात की गणना की जाती है, जबकि भुगतान संतुलन के अंतर्गत वस्तु तो होते ही होते हैं, साथ ही साथ सेवा, इन दोनों के आयात निर्यात पर बल दिया जाता है। तो व्यापार संतुलन एक चीज़ हो गया, भुगतान संतुलन दूसरा चीज़ हो गया। व्यापार संतुलन में सिर्फ और सिर्फ वस्तुओं के आयात पर और निर्यात पर ध्यान दिया जाता है, जबकि भुगतान संतुलन के अंतर्गत वस्तु और सेवा दोनों के आयात निर्यात की गणना की जाती है। सामान्य रूप से एक वित्तीय वर्ष, तो जो भी भारत का वित्तीय वर्ष है, तो वित्त वर्ष में कुल वस्तुओं एवं सेवाओं के आयात निर्यात के मूल्य में अंतर भुगतान संतुलन की स्थिति को प्रदर्शित करता है तथा आयात की अधिकता में असंतुलन की स्थिति या प्रतिकूल स्थिति उत्पन्न होती है। यानी कि भुगतान संतुलन मतलब क्या होगा, आयात और निर्यात पर डिपेंड करेगा। अगर आयात ज़्यादा होता है निर्यात की तुलना में तो भुगतान संतुलन अनुकूल स्थिति माना जाएगा। अगर हम लोग विदेश से निर्यात ज़्यादा करते हैं, विदेश से आयात हम लोग अपने देश में ज़्यादा करते हैं और हम लोग अपने देश का सामान विदेश में कम बेचते हैं, तो यह स्थिति हम लोग का भुगतान संतुलन का प्रतिकूल स्थिति माना जाएगा। देखिए ऐसा समझते हैं इसको, जब हम लोग का आयात ज़्यादा होगा निर्यात कम होगा, यानी कि हम लोग विदेश से वस्तु को मंगाएंगे और अपना देश के सामान को विदेश में बेचेंगे कम। यानी कि विदेश से मान लेते अगर हम 500 रुपये का कोई वस्तु मंगाते हैं, लेकिन हम लोग विदेश में अपना सामान, अपना देश का सामान सिर्फ 300 रुपये का सामान ही बेच पाते हैं। यानी कि जायज़ सा बात है कि विदेश से हम लोग 500 रुपये का सामान मंगा रहे हैं, जबकि विदेश में बेच रहे कितना, 300 रुपये का सामान बेच रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं भारत के लिए ये बात सही नहीं है। तो यही स्थिति कहलाता है हम लोग का प्रतिकूल भुगतान संतुलन की स्थिति। यानी कि जब आयात जो होगा वो निर्यात से अधिक होगा तो वह स्थिति प्रतिकूल भुगतान संतुलन कहलाएगा। अब जब निर्यात ज़्यादा होगा आयात कम होगा, यानी कि हम लोग अपना देश के सामान को विदेश में ज़्यादा बेचते हैं। यानी कि अब क्या हो गया, 500 रुपये का सामान हम लोग विदेश में बेचते हैं और विदेश से सिर्फ और सिर्फ 300 रुपये का सामान ही हम लोग आयात करते हैं। तो यह स्थिति क्या होगा, भारत के लिए अनुकूल होगा। तो जब निर्यात आयात से ज़्यादा होगा तो वह अनुकूल भुगतान संतुलन कहलाएगा। अब है कि आयात और निर्यात ये दोनों क्या होता है, बराबर हो जाता है। यानी कि अगर हम 500 रुपये की वस्तु का आयात किए हैं और 500 रुपये वस्तु का ही हम निर्यात किए हैं, तो यह स्थिति कहलाता है संतुलित भुगतान संतुलन। यानी कि भुगतान संतुलन क्या हो गया कि हम कितने वस्तु का आयात कर रहे हैं, निर्यात कर रहे हैं, उसी की गणना क्या कहलाती है, भुगतान संतुलन कहलाती है। 3 कंडीशन है, अगर हम आयात ज़्यादा कर रहे हैं निर्यात कम कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में वह स्थिति प्रतिकूल भुगतान संतुलन कहलाएगी। अगर हम निर्यात ज़्यादा कर रहे हैं आयात कम कर रहे हैं तो वह स्थिति अनुकूल भुगतान संतुलन कहलाएगी। अगर मेरा आयात और निर्यात दोनों इक्वल है तो वह स्थिति संतुलित भुगतान संतुलन कहलाएगा। तो उम्मीद है भुगतान संतुलन क्लियर होगा। अब भुगतान संतुलन की अनुकूल स्थिति में विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि होती है, क्योंकि निर्यात से विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। तो क्या बोल रहा है कि अनुकूल स्थिति कब होगा, जब निर्यात ज़्यादा होगा आयात कम होगा। यानी कि हम अपने देश के सामान को विदेश में बेचेंगे ज़्यादा, जबकि विदेश से सामान को लाएंगे भारत में कम। यानी कि अगर विदेश में सामान को ज़्यादा बेचेंगे तो जायज़ सी बात है कि हम लोग को विदेश से विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होगी। यानी कि भारत में अगर भुगतान संतुलन की अनुकूल स्थिति है तो ऐसी स्थिति में भारत में विदेशी मुद्रा भंडार में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। इसके विपरीत प्रतिकूल भुगतान संतुलन की स्थिति में विदेशी ऋण की मात्रा में वृद्धि होगी। यानी कि प्रतिकूल भुगतान संतुलन कब होगा, जब आयात ज़्यादा होगा निर्यात कम होगा। यानी कि हम विदेश से वस्तु ज़्यादा मांगेंगे लेकिन अपने देश से वस्तु को कम बेचेंगे। तो कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति में भारत में विदेशी ऋण की मात्रा में बढ़ोतरी होगा, क्योंकि भुगतान संतुलित करने के लिए IMF से अल्पकालिक ऋण प्राप्त किए जाते हैं। तो जब हम लोग का आयात ज़्यादा होगा निर्यात कम होगा तो कहीं ना कहीं हम लोग पर ऋण बढ़ेगा, विदेशी ऋण बढ़ेगा, और विदेशी ऋण को
ख़त्म करने के लिए IMF के द्वारा अल्पकालिक ऋण भी दिया जाता है। तो IMF, वर्ल्ड बैंक, ये सारा चीज़ हम लोग अभी तक ख़त्म कर चुके हैं। अब भुगतान संतुलन की समस्या भारतीय अर्थव्यवस्था की एक सर्वप्रमुख समस्या है, क्योंकि स्वतंत्रता के पश्चात मात्र 2 वित्तीय वर्ष 1973-74 और 1976 से 77 को छोड़कर भारत की भुगतान संतुलन की स्थिति प्रतिकूल रही है। यानी कि 2 वित्तीय वर्ष 73-74 और 76-77। तो इस समय में भारत में जो भुगतान संतुलन की स्थिति थी वो भारत के लिए अनुकूल था। यानी कि इस समय भारत का निर्यात जो था वो आयात की तुलना में ज़्यादा था। लेकिन इसके अलावा जितने भी वर्ष हैं वहाँ पर भुगतान संतुलन भारत के लिए प्रतिकूल ही रहा है। यानी कि वस्तु एवं सेवाओं के आयात निर्यात में भारत पर अतिरिक्त विदेशी मुद्रा का प्रभाव अधिरूपित हुआ, जिसके फलस्वरूप विदेशी ऋण की मात्रा निरंतर बढ़ती रही और परिणाम ऐसा आ गया था 1991 में भारत को LPG रिफॉर्म भी करना पड़ गया था। तो कहीं ना कहीं एक लंबे टर्म के बाद भारत में बहुत सारी चीज़ों की कुप्रबंधन की वजह से कह लीजिए या फिर जो भी भारत की व्यवस्था थी, कहीं ना कहीं वो भारत को 1991 तक आते आते काफ़ी ख़राब स्थिति में ले आया था, जिसमें से एक मुख्य कारण भुगतान संतुलन भी रहा है। अब आता 1980 से 90 का दशक। तो 1980 से 90 के दशक में भारत का कुल निर्यात औसतन कुल आयात का 62% था। यानी कि जितना हम लोग आयात कर रहे थे उसका सिर्फ और सिर्फ 62% ही हम लोग क्या किए थे, निर्यात किए थे। यानी कहीं ना कहीं ये भारत के लिए प्रतिकूल भुगतान संतुलन था। जबकि 90 से 2000 के बाद 2000 का बात किया जाए तो 66% हो गया था। यानी कि 1980 से 90 के दशक में भारत का जो आयात था, अगर 100 रुपया का आयात था तो 62 रुपये भारत निर्यात कर रहा था, जो कि 1990 से 2000 में बढ़कर कितना हो गया, 66% हो गया। यानी कि अगर 100% हम लोग आयात कर रहे हैं तो 66% हम लोग क्या कर रहे हैं, निर्यात कर रहे हैं। यानी कि 4% की बढ़ोतरी देखी गई थी। फिर 2000 से 2003 का समय आता है। इस समय अनुपात बढ़कर कितना 83.4% तक हो चुका था। यानी कि कहीं ना कहीं भारत भुगतान संतुलन की स्थिति में दिन ब दिन आगे बढ़ते जा रहा। पहले 62% था, यानी कि हम लोग सिर्फ 62% निर्यात किए थे टोटल आयात का। फिर 66% हो गया बढ़ के, और फाइनली 2002 से 2003 के बीच में निर्यात जो था वो आयात की तुलना में 83.4% तक पहुँच गया था। यानी कि भुगतान संतुलन की समस्या में सुधार के लक्षण प्रदर्शित हुए थे। तो हम यही बोल सकते हैं कि समय बीतते जा रहा है और भारत में भुगतान संतुलन की स्थिति काफ़ी अच्छा होती जा रही है। लेकिन पुनः यह अनुपात घटता चला गया। यानी कि एक बार तो ग्राफ डाउन गया, फिर ग्राफ धीरे धीरे ऊपर उठना शुरू हुआ और फिर से ग्राफ अब क्या होगा, डाउन जाना शुरू होगा। तो पुनः यह अनुपात घटता चला गया तथा 2014-15 में यह अनुपात लगभग 64% था। यानी कि बीजेपी गवर्नमेंट आया और उस समय जो भुगतान संतुलन था वो लगभग 64% हो गया था। यानी कि 100% अगर हम लोग आयात कर रहे हैं तो मात्र 64% हम लोग क्या कर रहे हैं, निर्यात कर रहे हैं। भारत के लिए कच्चे तेल एवं पेट्रोलियम उत्पाद के निर्यात को सर्वप्रमुख मदे हैं तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के मूल्य में वृद्धि से आयात निर्यात की स्थिति पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। यानी कि भारत में मुख्य रूप से कच्चा तेल और पेट्रोलियम का उत्पादन उतना नहीं हो पाता जितना भारत की आवश्यकता होती है। तो कहीं ना कहीं हम लोग को इसे विदेशों से निर्यात करना पड़ता है। और अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के दाम में वृद्धि होगी तो जायज़ सा बात है कि भारत में पूरा अर्थव्यवस्था पर ये प्रभाव डालेगा, क्योंकि कच्चे तेल की वजह से भारत में बहुत सारे उद्योग चलते हैं, बहुत सारे परिवहन प्रणाली चलते हैं। तो अगर तेल का दाम बढ़ता है तो कहीं ना कहीं पूरा भारत में अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डालेगा, कहीं ना कहीं महंगाई आ जाएगी। 1991 में भारत में भुगतान संतुलन की स्थिति कायम हो चुकी थी। यानी कि हम लोग देखे थे उस समय भारत इतना ज़्यादा वस्तुओं का आयात करने लगा था, उसके तुलना में निर्यात जो था भारत का लगभग 0 हो गया था, क्योंकि भारत के पास कोई विदेशी मुद्रा था ही नहीं कि वे वस्तुओं का आयात कर सके। और जिसकी वजह से भारत जो वो ऋण के जाल में भी फंसते जा रहा था और परिणाम क्या हो गया, IMF से लोन लेना पड़ा। तो इसका मुख्य कारण खाड़ी युद्ध के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि था। तो 1991 में भुगतान संतुलन की स्थिति कायम हो गई थी। इसमें एक कारण क्या था कि उस समय खाड़ी देश में कच्चे तेल की कीमत में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि कर दिया गया था। और इस भुगतान संतुलन को नियंत्रित करने के लिए 1991 में भारतीय मुद्रा का 3 बार 4% तक अवमूल्यन किया गया ताकि भारतीय निर्यात को प्रोत्साहित किया जा सके। तो अवमूल्यन किया गया मतलब क्या, भारत का जो वैल्यू है, भारत का जो रुपया का जो वैल्यू है उसको गिराया गया ताकि यह अन्य देश की मुद्रा की तुलना में सस्ते दरों पर भारत के सामान को खरीदा जा सके और जो भारत में निर्यात है उसको भी प्रोत्साहित दिया जा सके। क्योंकि अगर भारत के रुपये की वैल्यू को घटा दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं वस्तुएं क्या होंगे, सस्ते होंगे
और सस्ते होने पर कोई भी व्यक्ति इसको इजीली खरीदना चाहेगा, और अगर इजीली खरीदेंगे तो कहीं ना कहीं भारत अपना निर्यात को बढ़ाएगा और भुगतान संतुलन जैसे संकट को पार कर सकते हैं। तो इसीलिए 1991 में भारतीय मुद्रा का 3 बार 4% तक अवमूल्यन किया गया था, ताकि भुगतान संतुलन को कंट्रोल किया जा सके। तथा भारतीय स्वर्ण भंडार को विदेशों में गिरवी रखा गया एवं IMF से विशेष सहायता राशि की प्राप्त की गई एवं IMF के दबाव में नई आर्थिक नीति के रूप में LPG की नीति को स्वीकार तथा आयात निर्यात की प्रक्रिया को सरल बनाया गया एवं आयात प्रतिबंध को चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया गया। यानी कि क्या देखने को मिल रहा है कि पहले भुगतान संतुलन की स्थिति भारत के लिए प्रतिकूल था, समय बीतता गया, भुगतान संतुलन की स्थिति में सुधार आते गया, लेकिन फिर एक समय के बाद भारत का ग्राफ फिर से डाउन आया और क्या हो गया, भारत में 1991 के आसपास आते आते स्थिति और भी दयनीय हो गई। परिणाम क्या हो गया, भारत को अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करना पड़ा, IMF से लोन लेना पड़ा, भारत में LPG रिफॉर्म करना पड़ा और फिर आयात निर्यात की प्रक्रिया को सरल बनाया गया। आयात पर जो भी प्रतिबंध थे उनको धीरे धीरे समाप्त किया गया। अब भुगतान संतुलन को कम करने के लिए निर्यात को प्रोत्साहित करना आवश्यक है। सिंपल सा, भुगतान संतुलन कम कब होगा, जब हम लोग अपने देश के वस्तुओं को विदेशों में बेचेंगे, यानी कि निर्यात करेंगे, तो उसी को प्रोत्साहित करना होगा। साथ ही साथ गैर आवश्यक वस्तुओं के आयात को नियंत्रित करना आवश्यक, यानी कि फालतू का जो वस्तु हम लोग विदेशों से आयात कर लेते हैं उन सभी वस्तुओं पर भी कंट्रोल करना होगा, क्योंकि निर्यात मूल्य की अधिकता से ही भुगतान संतुलन की आवश्यकता का समाधान संभव है तथा इसके लिए निम्नलिखित उपाय पर बल देना आवश्यक है। तो भुगतान संतुलन कैसे हो सकता है, इस पर देखते हैं हम लोग। तो भारतीय उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं की गुणवत्ता में वृद्धि करना, ताकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग में वृद्धि हो सके। यानी कि भारत में जो भी वस्तुओं का उत्पादन किया जा रहा है उसकी गुणवत्ता में अगर हम लोग सुधार करेंगे, दाम अगर सस्ता होगा तो कहीं ना कहीं इसका मांग अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर होगा, और अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर मांग ज़्यादा होगा तो हम लोग निर्यात ज़्यादा करेंगे। परिणाम स्वरूप भारत का भुगतान संतुलन की स्थिति भारत के अनुकूल रहेगी। वस्तु एवं सेवाओं के निर्यात नीति को सरल एवं व्यवहारिक रूप तथा निर्यात प्रोत्साहन की नीति को लागू करना, यानी कि अब वस्तु और सेवाओं का निर्यात करने के लिए जो भी नीति होंगे वो ईजी नीति होना चाहिए, व्यवहारिक रूप से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस कागज़ में नीति बनाकर रख दिए बाकी इसको लागू ही नहीं किया गया। प्लस निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए भी सरकार के द्वारा अलग अलग नीति बनाना चाहिए। वस्तुओं के निर्यात को संवर्धित करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। सेवाओं के निर्यात को भी संवर्धित करना चाहिए। आयात प्रतिस्थापन की नीति को स्वीकार करना चाहिए, यानी कि जो आयात हम लोग करें जितना ज़्यादा उसको कंट्रोल करना चाहिए और उसकी जगह निर्यात को प्रोत्साहित करना चाहिए। फिर प्रमुख आयातित वस्तुओं के विकल्प के रूप में देसी उत्पादन को बढ़ावा देना, यानी कि हम लोग जिन वस्तुओं को विदेशों से आयात करते हैं उन सारी वस्तुओं को भारत में ही उसके विकल्प वस्तु के रूप में उत्पादन को बढ़ावा देना चाहिए। अगला है उत्पादन के क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता एवं अतिरिक्त उत्पादन की स्थिति को प्राप्त करना, ताकि आयात की आवश्यकता को न्यूनतम किया जा सके। यानी कि जिन भी वस्तु को हम लोग विदेश से मंगा रहे हैं उन सभी वस्तुओं को उत्पादन अपने देश में ही करना, या फिर अतिरिक्त उत्पादन की स्थिति उत्पन्न करना, ताकि हम लोग जो विदेश से मंगा रहे हैं उसकी आवश्यकता न्यूनतम किया जा सके। तो अगर इन सभी चीज़ों को अगर हम लोग लागू करते हैं तो कहीं ना कहीं भारत को विदेश से वस्तु मंगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और भुगतान संतुलन की स्थिति में भारत अनुकूल स्थिति में रहेगा। अब भुगतान संतुलन की समस्या भारत की एक अस्थायी समस्या बन चुकी है तथा इस समस्या के फलस्वरूप विदेशी ऋण की मात्रा निरंतर बढ़ती जा रही है। यानी कि हम लोग जितने भी विदेशी वस्तुओं को मंगाएंगे, जितना भी वस्तुओं का आयात करेंगे, कहीं ना कहीं हम लोग को विदेशी मुद्रा की आवश्यकता पड़ेगी और विदेशी मुद्रा अगर नहीं है तो हम लोग को विदेश से ऋण लेना पड़ेगा। परिणाम स्वरूप भारत में विदेशी ऋण की मात्रा निरंतर बढ़ती जाती है। इस समस्या के समाधान के लिए निर्यात मूल्य को आयात मूल्य से अधिक करना आवश्यक है तथा वस्तुओं एवं सेवाओं के निर्यात में तीव्र बढ़ोतरी आवश्यक है। यानी कुल मिला के भुगतान संतुलन को कंट्रोल कब किया जा सकता है, जब हम लोग अपने देश के निर्मित वस्तुओं का निर्यात कर सकेंगे और आयात को हम लोग कम करेंगे। प्लस जो भी वस्तु है सेवा है उसके निर्यात में हम लोग तीव्र गति से अगर बढ़ोतरी करेंगे तो ही भारत भुगतान संतुलन की स्थिति में आ सकता है। तो यही रहा हम लोग का भुगतान संतुलन क्या है, इसकी समस्या क्या है और इसके समाधान क्या है। तो ये हो गया हम लोग का पहला क्वेश्चन ख़त्म। अब आता है दूसरा क्वेश्चन कि आज़ादी के पश्चात यानी कि स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय विदेशी व्यापार की दिशा एवं दशा का विश्लेषण करें। तो भारतीय विदेशी व्यापार के क्या हालत रहे आज़ादी के बाद उसको देखते हैं हम लोग। तो स्वतंत्रता के पश्चात विदेशी व्यापार की दशा एवं दिशा में व्यापक परिवर्तन हुआ तथा आयात निर्यात में नई नई वस्तुएं शामिल हुई एवं नए नए क्षेत्रों के साथ विदेशी व्यापार संबंध भी स्थापित हुए हैं। विदेशी व्यापार की मात्रा में स्वतंत्रता के पश्चात भारी वृद्धि हुई है, यानी कि आज़ादी मिलने के बाद विदेशों से व्यापार भी हम लोग का काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। लेकिन भुगतान संतुलन की प्रतिकूल स्थिति भारत में विदेशी व्यापार को सर्वप्रमुख समस्या कायम है। यानी कि अभी भी भारत में हम लोग क्या करते हैं, विदेश से ज़्यादा वस्तु मंगाते हैं, जो कि भारत के लिए प्रतिकूल स्थिति है।
और भारत के विदेशी व्यापार की आयात एवं निर्यात को दशा एवं दिशा को निम्नलिखित आधारों पर विश्लेषित किया जा सकता है। तो देखते हैं क्या क्या है। तो आज़ादी के बाद क्या हो गया, विदेशी व्यापार की मात्रा में वृद्धि, यानी कि आज़ादी मिला और हम लोग विदेश से बहुत ज़्यादा व्यापार करना शुरू कर दिए। तो स्वतंत्रता के पश्चात विदेशी व्यापार की मात्रा में निरंतर वृद्धि हुई है तथा 1951-52 में तथा 2013-14 के मध्य आयात में 4466 गुना वृद्धि और निर्यात में 144 गुना वृद्धि प्रदर्शित होती है। यानी कि निर्यात हम लोग का मात्र 144 गुना है, जबकि आयात जो है वो 4466 गुना, यानी कि बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को यहाँ पे मिल रहा है। 1951-52 में कुल आयात 608 करोड़ रुपए था, जो 2013-14 में इतना करोड़ रुपए का हो गया। यानी कि कहीं ना कहीं आयात जो है वो आज़ादी के बाद से कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहा है। और इसी प्रकार 51-52 में भारत का कुल निर्यात 606 करोड़ का था, जो 2013-14 में इतना करोड़ रुपए का हो गया। यानी कुल विदेशी व्यापार जो 1951-52 में 1214 करोड़ रुपए व 2013-14 में 46,20,445 करोड़ रुपया हो गया था। यानी कि इन सभी डाटा से एक चीज़ समझ में आता है क्या, कि आज़ादी के बाद से अभी तक भारत में विदेश के साथ व्यापार काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। ये अलग बात है कि हम लोग आयात काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं और निर्यात काफ़ी कम कर रहे हैं। अगला पॉइंट है प्रतिकूल व्यापार संतुलन। तो इसी से कहीं ना कहीं पता चलता है कि प्रतिकूल व्यापार संतुलन है ही। तो विदेशी व्यापार में आयात मूल्य की अधिकता के कारण प्रतिकूल व्यापार संतुलन की स्थिति हमेशा से प्रदर्शित हुई है। सिर्फ 1972-73 और 1976-77 में ही हम लोग देखे थे क्या, कि विदेशी व्यापार की तुलना में भारत में व्यापार संतुलन जो था वो अनुकूल था। तो ये ध्यान रखना है कि भारत में अनुकूल व्यापार संतुलन की स्थिति कौन से वित्त वर्ष में था, तो 72-73 में और 76 से 77 में, यानी कि मोरारजी देसाई की सरकार आने से एक साल पहले। फिर 1951-52 में भारत का व्यापार संतुलन 2 करोड़ रुपये से प्रतिकूल था, लेकिन 2013-14 में यह व्यापार संतुलन 8,10,423 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। यानी कि आज़ादी के समय जो भारत का भुगतान संतुलन 2 करोड़ घाटे में चल रहा था, वही 2013-14 में 8,10,423 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। हालांकि इसमें मुद्रास्फीति को भी शामिल किया गया है। फिर 72-73 में विदेशी व्यापार में भारत को 104 करोड़ रुपये का लाभ प्राप्त हुआ, जबकि 76 से 77 में 68 करोड़ रुपए का लाभ प्राप्त हुआ। यानी कि यही 2 वित्तीय वर्ष था जहाँ पर भारत भुगतान संतुलन में अनुकूल स्थिति में था। तो 72-73 में 104 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ भारत को व्यापार से, विदेशी व्यापार से, और 76-77 में 68 करोड़ रुपए का लाभ प्राप्त हुआ। फिर 90-91 में भारत की स्थिति आर्थिक संकट की स्थिति में परिवर्तित हो चुका था तथा इस वर्ष व्यापार संतुलन को प्रतिशतता सर्वाधिक रूप से प्रतिकूल हो गई। यानी कि 1990-91 में भारत की भुगतान संतुलन की सबसे प्रतिकूल स्थिति थी, जबकि 1976-77 और 1972-73 में भारत भुगतान संतुलन के मामले में अनुकूल स्थिति पर था। अब आगे है निर्यात व्यापार की रचना में परिवर्तन। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में निर्यात किए जाने वाले वस्तुओं में सूती वस्त्र, रेडियम, सूती वस्त्र, जूट की वस्तुएं, चाय, चमड़ा, कच्चा लोहा और मसालों का निर्यात प्रमुख था। लेकिन वर्तमान परिवेश में उत्पाद इत्यादि का निर्यात व्यापक पैमाने पर किया जाता है। यानी कि आज़ादी के बाद मुख्य रूप से सूती कपड़ा, रेडीमेड कपड़ा, जूट की वस्तु, चमड़ा, कच्चा लोहा, ये सब का चीज़ों का हम लोग निर्यात करते थे। लेकिन वर्तमान परिवेश में क्या हो गया कि बहुत सारे उत्पादन का भी हम लोग व्यापार कर रहे हैं विदेशों के साथ। 51-52 में सूती वस्त्र, जूट और चाय का कुल निर्यात भारत के कुल निर्यात का लगभग 55% था। यानी कि जितना भी निर्यात हो रहा था उसका 55% निर्यात सिर्फ और सिर्फ हम लोग सूती वस्त्र, जूट और चाय का ही कर रहे थे। यानी कि कृषि उत्पाद तथा कृषि उत्पादों से विनिर्मित उत्पाद के निर्यात पर भी बल दिया जाता था। तो यही चीज़ समझ में आ रहा है कि अगर 1951-52 में भारत में जितना भी निर्यात हो रहा है उसका 55% निर्यात सिर्फ और सिर्फ सूती वस्त्र में, जूट का और चाय के निर्यात में ही अगर हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि उस समय विनिर्मित उत्पाद और कृषि पर भी काफ़ी ज़्यादा बल दिया गया होगा। लेकिन वर्तमान में विनिर्मित एवं हस्त उत्पाद की मात्रा सर्वाधिक हो चुकी है। लेकिन वर्तमान में क्या हो गया, हम लोग नए नए वस्तुओं का निर्माण कर रहे हैं और हाथ से उत्पादित वस्तुओं का अधिक हम लोग निर्यात कर रहे हैं। इस प्रकार तकनीकी उत्पाद के क्षेत्र में भी भारत को व्यापक सफलता प्राप्त हुई तथा सॉफ्टवेयर निर्यात, इंजीनियरिंग वस्तुओं का निर्यात एवं रासायनिक उत्पादों का निर्यात भारतीय निर्यात की प्रमुख मदद के रूप में स्थापित हो चुकी है। यानी कि समय बदलता गया और समय के साथ साथ भारत में निर्यात का रूप भी बदलता गया।
जो कि शुरू में सूती वस्त्र, जूट वस्त्र, चाय ये सब का निर्यात करता था, वही वर्तमान समय में सॉफ्टवेयर निर्यात हो गया, इंजीनियरिंग वस्तुओं का निर्यात हो गया, रासायनिक उत्पादों का निर्यात हो गया। तो इन सभी चीज़ों का निर्यात पर अधिक बल दिया गया है, यानी कि निर्यात में भी व्यापार की संरचना में भारत में परिवर्तन किया गया। चौथा पॉइंट है आयात व्यापार की रचना में परिवर्तन। अब स्वतंत्रता के पश्चात खाद्यान्न आपूर्ति की समस्या भारत की सबसे बड़ी समस्या थी, क्योंकि भारत की आबादी भी काफ़ी अधिक मात्रा में था, उनको खाना भी चाहिए होगा। तो खाद्यान्न आपूर्ति की समस्या भारत में सबसे ज़्यादा थी आज़ादी के पश्चात, तथा खाद्यान्नों के आयात पर भारी बल दिया गया, यानी कि अब हम लोग को आज़ादी पर खाने के लिए वस्तु विदेश से मंगाना पड़ता था, ये हालत था भारत का। लेकिन विकास के साथ साथ भारत खाद्यान्न के क्षेत्र में लगभग आत्मनिर्भर की स्थिति को प्राप्त कर चुका है। तो इसके बाद चूँकि भारत में देखा गया क्या, आबादी काफ़ी ज़्यादा है लेकिन खाद्यान्न संकट भी काफ़ी ज़्यादा है, ऐसी स्थिति में विदेश से खाना मंगाना पड़ रहा। तो भारत में बहुत सारे सुधार किए गए। 1966 में हरित क्रांति लाया गया, फिर द्वितीय हरित क्रांति लाया गया, बहुत सारे क्रांति भी लाए गए। परिणाम क्या हो गया कि भारत वर्तमान समय में खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गया, यहाँ तक कि अधिशेष उत्पादन भी हो रहा है और हम लोग अपने खाद्यान्न को विदेश में भी निर्यात कर रहे हैं। अतः खाद्यान्न की आयात की प्रतिशतता सर्वाधिक कम हो गई है, यानी कि वर्तमान में स्थिति ऐसा है कि हम लोग खाद्यान्न वस्तु लगभग नहीं के बराबर मंगाते हैं। भारत से आयात की मदे औद्योगिक एवं विकासात्मक क्षेत्र की मद के रूप में परिवर्तित हो चुका है, तथा कच्चा तेल, पेट्रोलियम उत्पाद, भारी मशीनरी एवं पूंजीगत वस्तुएं, हीरे जवाहरात एवं बहुमूल्य पत्थर, सोना चांदी तथा रसायन एवं उर्वरक भारतीय आयात के प्रमुख मद के रूप में स्थापित हो चुके हैं, यानी कि इन सभी वस्तुओं को मुख्य रूप से हम लोग विदेशों से मंगाते हैं। अब आगे है निर्यात व्यापार की दिशा में परिवर्तन। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत का अधिकांश निर्यात ब्रिटेन और अमेरिका के साथ था, तथा 1951-52 में भारत के कुल निर्यात में ब्रिटेन का 70% और अमेरिका का 19% हिस्सा था। मतलब कि आज़ादी के बाद हम लोग निर्यात मुख्य रूप से दो ही देश के साथ कर रहे थे, एक तो ब्रिटेन हो गया और दूसरा अमेरिका हो गया। ब्रिटेन के साथ हम लोग सबसे ज़्यादा निर्यात कर रहे थे, 70% का निर्यात, जबकि अमेरिका के साथ 19% का हिस्सा था। लेकिन वर्तमान में अगर बात किया जाए तो ब्रिटेन का हिस्सा घटकर 2.4% हो गया है, वहीं अमेरिका का हिस्सा घटकर 12% हो गया। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग व्यापार करना कम कर दिए, बल्कि हम लोग अन्य देश के साथ भी व्यापार को बढ़ा लिए। 2013-14 में संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, चीन, सिंगापुर, हांगकांग इत्यादि देश भारत के प्रमुख निर्यातक देश थे, और भारत से निर्यात के क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंग्लैंड की प्रतिशतता में भी कमी आई है, जबकि एशियाई देश, स्वतंत्र राष्ट्रकूट समूह देश तथा अफ्रीकाई तथा लैटिन अमेरिका देशों के साथ निर्यात में वृद्धि के संकेत प्रतीत होते हैं। यानी कि भारत जिनके साथ निर्यात कर रहे थे अब उनके साथ भी भारत का निर्यात कम देखने को मिलता है, प्लस ये नए नए देशों के साथ निर्यात को बढ़ावा दे रहे हैं। तो यही सारा कुछ पॉइंट है जिससे कि हम लोग को पता चलता है कि आज़ादी के बाद भारत का विदेशी व्यापार की दिशा में बदलाव हुआ है। अब आगे सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा विदेशी व्यापार भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया। तो आज़ादी के बाद देखा गया कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया था, जिसमें निजी क्षेत्र भी थे और सार्वजनिक क्षेत्र भी थे, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र एक साथ विद्यमान होते हैं, तथा भारत में सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा भी विदेशी व्यापार के कार्य संचालित किए जाते हैं। भारतीय राज्य व्यापार निगम, हस्तकरघा एवं हस्तकला निर्यात निगम, भारतीय काजू निगम, भारतीय खनिज एवं धातु निगम, भारतीय अब्रक एवं व्यापार निगम, भारतीय चाय निगम, हिंदुस्तान मशीन टूल्स, कॉफ़ी बोर्ड इत्यादि इस सार्वजनिक संगठन में जो विदेशी व्यापार के कार्यों में संलग्न हैं, तथा सार्वजनिक क्षेत्र का निर्यात में हिस्सा निरंतर बढ़ता रहता है। तो ये सारे कुछ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम है जो कि कहीं न कहीं भारत से अपने देश के वस्तुओं को विदेश में निर्यात करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। भारतीय विदेशी व्यापार की दिशा आरंभ में पश्चिमी यूरोपीय एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ सार्वजनिक महत्वपूर्ण था, तथा द्विपक्षीय व्यापार में अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदारी देश है, क्योंकि आज़ादी के बाद भारत मुख्य रूप से ब्रिटेन और अमेरिका के साथ ही व्यापार कर रहा था। और अगर देखा जाए तो अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदारी देश भी है, जबकि क्षेत्रीय संगठन में यूरोपीय यूनियन भारत का सबसे बड़ा व्यापार साझेदारी क्षेत्र है, जबकि संगठनात्मक दृष्टिकोण में OECD भारत का प्रमुख व्यापारिक साझेदार संगठन है। और 21वीं सदी में भारत व्यापार की दिशा को परिवर्तित करने का प्रयत्न किया जा रहा है, क्योंकि भारतीय निर्यात के परंपरागत बाजार लगभग संतृप्त अवस्था को प्राप्त कर चुका है। यानी कि भारत की बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि अपने देश के वस्तुओं को विदेश में बेचती है और भुगतान संतुलन को कंट्रोल करने में अहम भूमिका निभाती है। इसके अलावा भारत का द्विपक्षीय व्यापार में अगर देखा जाए तो अमेरिका सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदारी हो गया, जबकि क्षेत्रीय संगठन के आधार पर बात किया जाए तो यूरोपीय यूनियन सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार हो गया,
और अगर संगठनात्मक दृष्टिकोण से देखा जाए तो भारत का OECE यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, ये भारत का सबसे प्रमुख व्यापारिक साझेदारी संगठन हो गया। यानी कि एक चीज़ समझ में आ रहा है कि भारत क्या कर रहा है, अपने व्यापार की दिशा को दिन ब दिन परिवर्तन करने का प्रयास किया जा रहा है। अतः भारतीय निर्यात को संवर्धित करने के लिए परंपरागत क्षेत्रों के स्थान पर अमेरिका के क्षेत्रों में नए निर्यात बाजार को स्थापित करने अथवा विस्तृत करने पर विशेष ध्यान दिया गया। यानी कि भारत के निर्यात को कब बढ़ाया जा सकता है, जब हम लोग परंपरागत क्षेत्र के जो भी स्थान है उसको हम लोग नए नए तरीके से कन्वर्ट करेंगे या फिर उनको हम लोग विस्तृत करने पर विशेष ध्यान देंगे। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए वर्तमान सरकार द्वारा मेक इन इंडिया कार्यक्रम चलाया गया, स्किल इंडिया कार्यक्रम चलाया गया, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को लागू किया गया, ताकि कहीं ना कहीं हम लोग अपने देश में जो भी वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है उसको काफ़ी अच्छे तरीके से उत्पादित कर सकें, ताकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में वह अन्य देश की वस्तुओं के साथ कंपटीशन कर सके, उसका मूल्य सस्ता हो, टिकाऊ हो, गुणवत्ता अच्छा हो, तो जायज़ सी बात है कि कोई भी व्यक्ति उसको खरीदेगा। अगर खरीदेगा तो भारत का निर्यात भी बढ़ेगा। समग्र रूप से स्वतंत्रता के पश्चात भारत द्वारा कृषि उत्पाद का आयात एवं कृषि उत्पाद पर आधारित विनिर्मित वस्तुओं के निर्यात पर विशेष बल दिया गया। यही देखें हम लोग कि आज़ादी के बाद भारत मुख्य रूप से खाद्यान्न वस्तुओं का ही आयात करते थे, लेकिन एक समय के बाद भारत खाद्यान्न क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गया और हालात ऐसे हो गए कि भारत खाद्यान्न वस्तुओं का भी निर्यात करना शुरू कर दिए। लेकिन वर्तमान परिवेश में औद्योगिक उत्पाद, परिष्कृत उत्पाद तथा तकनीकी उत्पाद की मात्रा निर्यात में अधिक हो चुकी है। यानी कि कृषि वस्तुओं का निर्यात में कमी हुआ है और औद्योगिक उत्पाद हो गया, तकनीकी उत्पाद हो गया या फिर परिष्कृत उत्पाद हो गया, इन सभी का निर्यात काफ़ी अधिक बढ़ चुका है। तथा कच्चे तेल एवं पेट्रोलियम उत्पाद तथा भारी मशीन एवं संयंत्र पूंजीगत वस्तुएं भारतीय आयात का प्रमुख मध्य है, जो यह प्रमाणित करता है कि भारत आर्थिक विकास के पथ पर अग्रसर है तथा भारत शीघ्रता से एक औद्योगिक राष्ट्र की ओर उन्मुख है। यानी कि वर्तमान में क्या हो गया कि बहुत सारे पूंजीगत वस्तुएं यानी कि जो काफ़ी लंबे समय तक टिकाऊ होंगे, ये सारी चीज़ भारत के प्रमुख आयात की मदे हैं। और अगर हम लोग पूंजीगत वस्तु को मंगा रहे हैं, भारी भारी मशीन को मंगा रहे हैं, कच्चे तेल पेट्रोलियम को भारत में अगर मंगा रहे हैं, तो जायज़ सा बात है कि भारत में जो भी वस्तुओं का उत्पादन होगा वो काफ़ी उच्च क्वालिटी का होगा, ताकि हम लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टक्कर दे सकें। तो एक चीज़ क्लियर है कि अगर इतने सारे वस्तुओं का पूंजीगत वस्तुओं का हम लोग आयात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं भारत में आर्थिक विकास होने वाला है, आर्थिक विकास के पथ पर अग्रसर है और भारत शीघ्रता से ही औद्योगिक राष्ट्र की ओर उन्मुख हो रहा है। तो हम लोग को जो चैप्टर 11 था उसमें हम लोग को भुगतान संतुलन में यही 2 क्वेश्चन को पढ़ना था और इसी 2 क्वेश्चन के माध्यम से सिलेबस में जो भी मेंशन वो भी कवर होता है। तो अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन बनना रहेगा तो एक क्वेश्चन बनेगा, मर्ज करके बनेगा, और जायज़ सी बात है कि यही दोनों क्वेश्चन से ही कोई एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि सिलेबस में यही वाला मेंशन नहीं है। और अगर प्रीवियस ईयर को देखा जाए तो डायरेक्ट हम लोग का सिलेबस से ही क्वेश्चन उठाकर बना दिया जाता है, तो इसके बाहर करने की आवश्यकता नहीं है। और अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है तो फिर आप बाहर कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।